हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन में। आज की क्लास में महाजनपद को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में ईसाई धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म को पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी अवश्य देखें। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं, समझते हैं महाजनपद क्या है। तो प्राचीन भारत में राज्यों के प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। यानी कि प्राचीन काल में राज्यों के प्रशासनिक इकाइयों को क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था। महाजनपद प्राचीन भारत में मौजूद 16 राज्यों का एक समूह था। जो महाजनपद थे वह क्या थे? 16 राज्यों का एक समूह था। कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से मिलता है। पॉइंट है इसका समय अवधि, यानी कि महाजनपद काल की समय अवधि 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसका प्रमुख भाषा, यानी कि महाजनपद काल की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत थी और थी प्राकृत। कौन सी थी? संस्कृत एवं प्राकृत थी। महाजनपद अधिकांशतः राजतंत्रीय राज्य होते थे। जो महाजनपद थे वह कैसे राज्य होते थे? तो राजतंत्रीय राज्य होते थे, जहां राजवंशी राजा के पास पूर्ण शक्तियां और नियमित सेना होती थी। यानी कि जो राजवंशी राजा थे उनके पास शक्तियां और एक नियमित सेना भी होती थी, और वे जनपद या राज्य नामक क्षेत्र पर शासन करते थे। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई थीं। यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा था, जिससे राज्यों के निर्माण में उपयुक्त परिस्थितियां बन गई थी। यानी कि नए नए राज्यों का निर्माण होने लगा था। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे थे। यानी लोहे के हथियारों के कारण जो योद्धा वर्ग थे वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे थे। खेती के नए औजार और उपकरणों से किसान की अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे थे। यानी कि जो किसान थे तो किसान भी अपनी आवश्यकताओं से अधिक अनाज पैदा करने लगे थे, क्योंकि उन्हें अच्छे यानी कि उपकरण औजार मिलने लगे थे, जिससे उन्हें खेती करने में सहायता प्राप्त हुई। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजन के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते थे। यानी कि जो राजा थे वह सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजन के लिए अतिरिक्त अनाज को भी एकत्रित करवा सकते थे। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति, अब वह अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई थी। यानी कि जो लोग थे उनकी जो निष्ठा जन या कबीले के प्रति अब वह बढ़कर जनपद या महाजनपद के प्रति भी हो गई है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। यानी कि वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है वह विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो ब्रज संघ की राजधानी थी। किसकी थी? ब्रज संघ की राजधानी थी, जिसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। 4 शक्तिशाली महाजनपद थे। कौन कौन से थे? तो मगध, कौशल, वत्स और अवंती। यह महाजनपद काल के 4 शक्तिशाली जनपद माने जाते हैं। यहाँ हम एक टेबल के जरिए महाजनपद, उनकी राजधानियां और आधुनिक नामों को समझते हुए पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये क्रम दिया हुआ है। पहला, यानी कि पहला महाजनपद गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। वर्तमान में रावलपिंडी व पेशावर क्षेत्र है, जो कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला है कंबोज। दूसरा कौन सा है महाजनपद? कंबोज। इसकी राजधानी क्या थी? तो कंबोज की राजधानी थी हाटक या फिर राजपुर। वर्तमान में राजौरी व हजारा क्षेत्र है, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला महाजनपद है मत्स्य। तीसरा है मत्स्य। इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर है।
मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर है। वर्तमान में जयपुर का समीपस्थ क्षेत्र है जो कहाँ है? राजस्थान में है। चौथा जनपद है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। वर्तमान में दिल्ली है। ये वर्तमान समय में कहाँ है? दिल्ली है। मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। कौन सा है? मेरठ और हरियाणा के, दिल्ली और मेरठ हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। पांचवा है सुरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। क्या थी? मथुरा। वर्तमान में मथुरा जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। छठवा था कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। वर्तमान में फैजाबाद, गोंडा, बहराइच क्षेत्र है जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सातवां महाजनपद पांचाल था। इसकी राजधानी अहिच्छत्र या फिर कंपिल्य। वर्तमान में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आठवां है चेरी। इसकी राजधानी शक्तिमती। क्या थी? शक्तिमती थी। वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र है जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नौवां महाजनपद वत्स। राजधानी कौशाम्बी थी। क्या थी? कौशाम्बी। वर्तमान में इलाहाबाद और मिर्जापुर जिला यानी कि ये क्षेत्र था जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 10वां है काशी। 10वां कौन सा है महाजनपद? काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 11वां था मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशावती या फिर कुशीनारा। कौन सा क्षेत्र? तो यह देवरी, वर्तमान में देवरी क्षेत्र में पड़ता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। 12वां है अश्वमक। कौन सा है? अश्वमक, जिसकी राजधानी पाटन थी। जो कौन सा क्षेत्र? यह गोदावरी नदी का दक्षिण क्षेत्र था। जो अश्वमक थी, अश्वमक जो महाजनपद था यह वर्तमान में गोदावरी नदी का दक्षिणी क्षेत्र था। दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद था। ये जो अश्वमक था यह दक्षिण भारत का यानी कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। अगला है 13वां है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन या फिर महेशमती थी। वर्तमान में मालवा क्षेत्र है जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 14वां कौन सा है? तो है बज्जे या फिर ब्रज्य है, जिसकी राजधानी वैशाली या फिर मिथिला है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है वर्तमान में? वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जो कहाँ है? बिहार में है। अगला है अंग। 15वां जनपद कौन सा है? अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? भागलपुर, मुंगेर जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। 16वां महाजनपद था मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगृह थी। ये कहाँ पड़ता है? पटना, गया, नालंदा क्षेत्र है। कहाँ ये? बिहार में है। कुछ इंपोर्टेंट नोट दिया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय यह प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसकी स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र। कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीनतम वैभवशाली महानगर कौन सा है? पाटलिपुत्र है, जिसकी स्थापना 221 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला पॉइंट है गंधार महाजनपद पाकिस्तान में था। जो गंधार महाजनपद था यह कहाँ था? पाकिस्तान में था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र था। जो तक्षशिला था वह विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय का केंद्र था। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। जो अस्मक था वह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य था। यानी उत्तर प्रदेश का मल्ल जनपद जो था वह गणराज्य था। बिहार का वज्र महाजनपद एक गणराज्य था। जो बिहार का वज्र महाजनपद है यह भी एक गणराज्य था। वज्र की राजधानी वैशाली में लिच्छवी
गणराज्य का शासन था, यानी कि वज्र की राजधानी जो वैशाली थी, वैशाली में लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। जो लिच्छवी था वह गणराज्य विश्व का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है। यह 8 कुलों का एक संघ था। कितने थे? 8 कुलों का एक संघ था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो यह मगध था। इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, पश्चिम से सोन नदी, उत्तर में गंगा तथा पूर्व में फाल्गु जैसी नदियों इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थीं। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद मत्स्य था। कौन सा था? मत्स्य था। चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी था। चंपा का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश जो है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि मल्ल की राजधानी क्या? कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।